और हॉर्मुज पर ट्रंप ने 100 से ज्यादा बयान दिए होंगे। कभी कहते हैं कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं कि हॉर्मुज खुलवाने में कोई साथ नहीं दे रहा है। हॉर्मुज के मुद्दे ने ट्रंप को बेचैन कर रखा है और इसी मुद्दे पर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर मित्र देश ही वीटो लगाने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोप के देश अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होता जा रहा है। यह जरूरी से ज्यादा अब मजबूरी बनता जा रहा है और इसीलिए अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के मन में डर है और वे ढूंढ रहे हैं कि युद्ध से निकलने का रास्ता किधर है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए शनिवार को यह प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि हॉर्मुज को सैन्य ताकत से खोलने की अनुमति दी जाए। इस पर रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी नेटो सदस्य फ्रांस भी रूस, चीन के साथ खड़ा हो गया है। नेटो के रुख से भड़के ट्रंप पहले ही उससे अलग होने की धमकी दे चुके हैं। ब्रिटेन ने 38 से ज्यादा देशों के साथ बैठक करके ये तय करने की कोशिश की है कि कैसे बिना मिलिट्री पावर के हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है। G7 और GCC ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन युद्ध में उतरने को कोई तैयार नहीं है। ईरान अगर कहता है कि हॉर्मुज का भविष्य तेहरान और ओमान मिलकर तय करेंगे, तो उसकी वजह है हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति। दरअसल इस सकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे सकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेयर्ड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती है। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में जहां से टैंकर गुजरते हैं, वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी है। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है, वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण तय करेगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन के बाद ऑस्ट्रिया ने भी अपना एयर स्पेस अमेरिकी विमानों और लॉजिस्टिक्स के लिए बंद कर दिया है। यानी फाइटर जेट के साथ साथ सैन्य विमान जो रसद और गोला बारूद ले जाते हैं, वो भी यहां से नहीं गुजरने दिए जाएंगे। इससे पूरे मध्य यूरोप में अमेरिका के लिए एक नो फ्लाई वॉल बना दी गई है। इन पाबंदियों के असर क्या है, ये समझिए। यूरोप के नक्शे पर ये देश मिलकर अटलांटिक महासागर से लेकर मध्य यूरोप तक एक बेल्ट में आते हैं। स्पेन और फ्रांस पश्चिम में है, इटली दक्षिण में है और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया सेंटर में। इस तरह ये अटलांटिक महासागर का यूरोपीय गेटवे है। अमेरिका के पास जर्मनी में रैमस्टीन और ब्रिटेन में लेकनहीथ बड़े सैन्य अड्डे। ईरान जाने के लिए सबसे सीधा और छोटा रास्ता इन्हीं देशों के ऊपर से होकर गुजरता है। लंबी दूरी के मिशन के दौरान अगर किसी लड़ाकू विमान में तकनीकी खराबी आती है, तो ये यूरोपीय देश सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाने थे। इन प्रतिबंधों के बाद अमेरिका के विमानों को पोलैंड और रोमानिया के ऊपर से चक्कर लगाकर ईरान जाना होगा। यूरोप का चक्कर काटने से उड़ान का समय 3 से 5 घंटे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा ईंधन खर्च होगा। ईरान तक पहुंचने के लिए अब विमानों को हवा में ही 2 से 3 बार अतिरिक्त ईंधन भरना पड़ेगा, क्योंकि इटली और स्पेन ने अपने बेस और एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसलिए अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भर होना पड़ेगा। और ईरान की 91वीं लहर ने अरब के औद्योगिक साम्राज्य को मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। जहां जहां धुआं उठ रहा है, वहां वहां ट्रंप और उनके परिवार के लोग अरब देशों से सुरक्षा की कीमत वसूलने की तैयारी में। ईरान के हमले का खौफ दिखाकर अरब देशों की तिजोरियां खाली कराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के नाम पर ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने की तैयारी है और इस सौदेबाजी में ट्रंप फैमिली की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अरब दहन की आड़ में अमेरिकी हथियार कंपनियां मुनाफे का गुड़ा भाग लगाने में जुट तो गई हैं। अरब देशों से मोटी रकम वसूलने का प्लान तैयार कर चुका है, क्योंकि ईरान के ड्रोन हमले रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें ज्यादा खर्चीली हैं। मिसाइलों की संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में ट्रंप के परिवार ने अरब देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर बेचने का प्रस्ताव रखा है। जिस कंपनी के तहत सौदा हो सकता है, उसका नाम पावरस है। ये कंपनी ट्रंप के दोनों बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के नाम पर है, जबकि इसके सह संस्थापक ब्रेड वेलिकोविच एक ड्रोन एक्सपर्ट हैं। और अब ईरान के टारगेट पर अरब की इंडस्ट्री आ चुकी है, जिसमें यूएई पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। पहला हमला खलीफा इकोनॉमिक जोन पर किया, उससे 85 किलोमीटर दूर दूसरा हमला मुसाफा इंडस्ट्रियल जोन पर किया, जिससे भारी नुकसान हुआ।
ईरान ने अबू धाबी के एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम प्लांट पर भी हमला किया। इस दौरान अल तवीला साइट तबाह कर दी। 10 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें पावर प्लांट और कार्बन एरिया खाक हो गया। एल्यूमिनियम हैंडलिंग यूनिट भी ध्वस्त हो गई। इस प्लांट की क्षमता 14 टन सालाना है, 14 लाख टन सालाना है। दूसरे हमले में एमिरेट्स स्टील अरकान तबाह हो गया, जिस पर 8 मिसाइलों से हमला हुआ था। हमले में फ्यूल टर्मिनल और वेयरहाउस जल गए। अब लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बाधित हो गई। इस प्लांट की क्षमता 35 लाख टन सालाना थी। अब अरब सागर में फिर लौट रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी की स्थिति में वो क्रोएशिया पोर्ट पर है, जहां से आगे वो एड्रियाटिक सागर में पहुंचेगा। इसके बाद आयोनियन सागर में एंट्री करेगा, जिससे आगे पुराने रूट पर भूमध्य सागर में पहुंच जाएगा, जहां से लाल सागर जाने के लिए सुएज नहर से होकर गुजरेगा और फिर लाल सागर के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट से आगे अदन की खाड़ी में पहुंचेगा और अरब सागर में एंट्री करके ईरान के पास तैनाती होगी। ठीक ओमान की खाड़ी पर पहली पोजीशन होगी। इस दौरान कुल दूरी करीब 5400 किलोमीटर तय करेगा, जिसे तय करने में 4 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे बड़ा आक्रामक दस्ता है, जिसकी पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर और MQ-25 ड्रोन ब्रिगेड तैनात होती है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन होती है, जिसमें 90 फाइटर जेट तैनात होते हैं, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं। तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम MK-15 मिसाइल डिफेंस और MK-29 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। चौथी लेयर में हॉक आई अर्ली वार्निंग सिस्टम और सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर तैनात रहता है। ट्रंप को अरब युद्ध की सही सूचना नहीं मिल पा रही। क्या ट्रंप ऐसे सलाहकारों से घिरे हैं जो उन्हें ईरान के हमलों से हो रहे नुकसान के बारे में बता ही नहीं रहे? क्या व्हाइट हाउस में भी इजरायल का खुफिया नेटवर्क काम करता है? अमेरिका से एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप को ईरान युद्ध पर गुमराह किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप के अपने करीबी और व्हाइट हाउस में मौजूद इजरायल के समर्थक अधिकारी उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं। द क्रैडल की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्लफ चल रहा है। दावा है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन ग्विर ट्रंप को ईरान युद्ध पर गुमराह कर रहे हैं। यानी तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ ट्रंप को जीत करीब है का भरोसा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात हर रोज और ज्यादा जटिल और खतरनाक होते जा रहे हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस की गलती है या फिर एक सोचा समझा खेल है, जिसमें जंग को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही करीबियों ने झूठ के जाल में उलझा दिया है? स्क्रीन पर देखिए, यह है ट्रंप का वो इनर सर्कल जिसे इजरायल का इंटेलिजेंस ब्लफ कहा जा रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ताकतवर यहूदी सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर। इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड और मिडिल ईस्ट की रणनीतियों में सबसे मुख्य भूमिका निभाई है। स्टीफन मिलर ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार, ये ट्रंप की नीतियों और भाषणों के पीछे का मुख्य दिमाग माने जाते हैं। बोरिस एप्स्टीन ट्रंप के मुख्य कानूनी सलाहकार। हॉवर्ड लटनिक ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के सह अध्यक्ष। नियुक्तियों और आर्थिक नीतियों में इनकी बड़ी भूमिका है। डेविड फ्रीडमैन ये ट्रंप की इजरायल फर्स्ट नीति के वास्तुकार माने जाते हैं। स्टीवन नूचिन अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री, ये ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के प्रमुख हैं। ट्रंप के करीबी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर, ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि ट्रंप तक पहुंच रही जानकारी को बदला जा रहा है, नुकसान छिपाया जा रहा है, ताकि ट्रंप को लगे कि ईरान कमजोर है और वो जंग को और बढ़ा दे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सेना और हथियार पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए, लेकिन अमेरिकी मीडिया में लीक हुई रिपोर्ट बता रही है कि वो 35 दिन की जंग में अभी ईरान के आधे हथियार भी बर्बाद नहीं हुए। दावा किया जा रहा है कि ईरान के ये हथियार या तो मलबे में दबे हैं या फिर ऐसी अंडरग्राउंड खुफिया सुरंगों में हैं जहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईरान की इन खुफिया सुरंगों में ईरान के 50% से ज्यादा मोबाइल लॉन्चर, ड्रोन, तट के नजदीक से हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें और बहुत तेजी से हमला कर सकने वाली IRGC की फास्ट बोट्स छुपा कर रखी हुई हैं। और किस चीज़ की फैक्ट्री है, ये जानने के बाद समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान को ये कैसे पता चला। और देखिए, वो फैक्ट्री है दरअसल यहाँ ड्रोन बनाने की, अलग अलग किस्म के ड्रोन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट्री के पास जहां 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो कितनी खतरनाक होगी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री यहां पर ध्वस्त हो गई।
अप्रैल की शुरुआत के साथ ही ईरान ने फिर चौंकाया है। ईरान से अचानक नई तरह के मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ईरान की नई मिसाइल बेहद आधुनिक और ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ, मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी, और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चूँकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं, वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है। ईरान बड़े वॉरहेड की मिसाइल से हमले कर रहा है। बड़े वॉरहेड की वजह से बड़े इलाके में आग लग रही है। पहले के मुकाबले मिसाइल ज्यादा तबाही मचा रही है। और ट्रंप को जिसने दी सही सलाह, अमेरिका में वो काम से गया। अमेरिका में यही हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया, अपनी सरकारी वकील की नौकरी छीन ली है। ट्रंप हर उस शख्स को बर्खास्त कर रहे हैं जो ट्रंप के आदेश पर जरा सा भी सवाल उठा रहा है। देखिए, ईरान के खिलाफ युद्ध के 35वें दिन जब खाड़ी में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तब सेना प्रमुख को हटाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने का आदेश दिया है। जनरल रैंडी जॉर्ज अमेरिका के सबसे अनुभवी जनरल थे, लेकिन अब उनकी जगह जनरल क्रिस्टोफर ला नेव को कार्यवाहक सेना प्रमुख बनाया गया है। खबर तो यह भी है कि युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ठीक उसी दिन जॉर्ज को निकाला जिस दिन उन्होंने किड रॉक के घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों की सजा माफ की। संदेश साफ है, सेना में वही रहेगा जो ट्रंप का वफादार होगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स की जांच और उन्हें सार्वजनिक करने के बॉन्डी के तरीके से बेहद नाराज थे। इसके अलावा ट्रंप चाहते थे कि उनके राजनीतिक विरोधियों पर ज्यादा कड़े मुकदमे चलाए जाएं, जिसमें बॉन्डी ने शायद वो तेजी नहीं दिखाई जिसकी ट्रंप को उम्मीद थी। हालांकि पब्लिक में ट्रंप ने उन्हें महान देशभक्त कहा है और प्राइवेट सेक्टर में भेजने की बात कही है, लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में इसे धोखे की सजा माना जा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है।